बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं रिसर्च के हवाले से, और थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है और सैम्पलिंग क्या है। तो पॉपुलेशन वो ग्रुप है जिसके ऊपर रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिसर्चर। This group has at least one characteristic that differentiate it from others. इसमें एक जो कदर जो है वो मुश्तरक होती है। This is the group to whom researcher generalizes the result. यही वो ग्रुप है जिसके ऊपर रिसर्चर जो है नताइज की तामीम करता है, रिसर्च के नताइज की तामीम करता है। मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी थी कि अगर रिसर्चर जो है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिसर्चर। जिस ग्रुप के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है उसी को ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जब रिसर्च हो जाती है तो उसी ग्रुप के ऊपर हम, फॉर एग्जांपल, हमने बात की है या हमने रिसर्च की है मैट्रिक के तलबा के मसाइल, तो फिर हम उसी ग्रुप के ऊपर जो है उसके नताइज का इतलाक करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम एक छोटे पॉपुलेशन में से एक छोटा ग्रुप लेते हैं या सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। लेकिन फिर हम ये नहीं कहते कि ये जो हमने सैंपल लिया था ये तलबा के मसाइल जो हैं उन तलबा के मसाइल हैं जिनका सैंपल लिया था, ऐसी बात नहीं करते। हम कहते हैं कि ये पूरे मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल हैं। हालांकि हम रिसर्च जो है 50, 100, 200, 300 लोगों के ऊपर या स्टूडेंट्स के ऊपर करते हैं। तो ये वो ग्रुप है जिसके ऊपर रिसर्च के नताइज की तामीम की जाती है, जनरलाइज किया जाता है। अच्छा, इसमें दो टर्म्स और इस्तेमाल होती हैं, एक असेसिबल पॉपुलेशन और दूसरी टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन तो वही है जो पॉपुलेशन की हमने बात की है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक के स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये टारगेट पॉपुलेशन है, इसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है, इसको टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक अगर मुल्तान से है और मुल्तान में बहुत सारे मैट्रिक के तलबा हैं, तो मैं मुल्तान के अंदर मौजूद जो पॉपुलेशन है या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ, तो ये मेरी एक्सेस में थे, तो इसको कहते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल मुल्तान में 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो पॉपुलेशन है जिसमें से मैं अपना सैंपल ड्रा करूंगा ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन है। आगे चलते हैं जी, आगे बात हम करेंगे सैंपल की। A sample is a small proportion of population selected by specific procedures for observation and analysis, या आप कह सकते हैं for research। तो पॉपुलेशन में से एक छोटा ग्रुप जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं for the purpose of research, और इसी को हम सैंपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक के स्टूडेंट्स की तादाद, हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और मैट्रिक के स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 10,000 है फॉर एग्जाम्पल। तो हम 10,000 के ऊपर रिसर्च जब करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो खर्च होगा, हमारी बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगी, तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। तो हम उसमें से एक छोटा सैंपल, एक प्रोपोर्शन ले लेते हैं जिसको हम सैंपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसमें से 500 तलबा ले लेते हैं, 10,000 में से 500 तलबा, तो ये स्मॉल प्रोपोर्शन है, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, इनसे इंटरव्यू लेते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं या इनसे कोई सवालनामा हम फिल करवा लेते हैं। तो ये जो छोटा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, इसको हम सैंपल कहते हैं। लेकिन सैंपल का कहा जाता है कि सैंपल इट शुड बी स्मॉल प्रोपोर्शन and it should also be the representative of the population, ये पॉपुलेशन की सही नुमाइंदगी करता हो। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं तो सैंपल के अंदर भी दोनों मौजूद होने चाहिए, बॉयज भी और गर्ल्स भी। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ हम बॉयज लेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा। देन
नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज सैम्पलिंग. Sampling is the process of selecting a number of individuals for a study in such a way that the individuals represent the larger group from which they were selected. वही बात की है. अभी मैंने ये बात की थी कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की तादाद 10,000 है तो उसमें से हमने 500 लोगों का इंतखाब करना है. तो ये 500 लोगों का इंतखाब किस तरीके से करना है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो जिस तरीके से भी हम करेंगे उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं या सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं और इसको सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं. क्या कि 10,000 की जो पॉपुलेशन हो उसमें से हमने 500 का सैंपल सिलेक्ट करना है. तो जिस तरीके से उन 500 को हम सिलेक्ट करेंगे 10,000 में से, उस तरीके को हम सैम्पलिंग टेक्निक या सैम्पलिंग मेथड कहते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स. तो सैम्पलिंग टेक्निक्स दो किस्म की हैं. एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. A probability sampling is that in which the sample is selected in such a way that every individual of population has a known chance, इसको probability भी कहते हैं, of being included in this sample. ये वो सैम्पलिंग है जिसमें हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने के चांस का हमें पता है, इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं. और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? इन दिस सैम्पलिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी और चांसेस that each member of a population has of being selected for the sample. इसके अंदर जो है हर तालिब इल्म के या हर मेंबर के सिलेक्ट होने के चांसेस का हमें पता नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं. आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इसमें से आते हैं जी. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले आप लोगों ने पूछा भी हुआ था रैंडम सैम्पलिंग क्या है. अभी हमने उसको चूंकि डिस्कस नहीं किया था तो मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया. एनी हो, रैंडम सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल इन सच अ वे दैट ऑल इंडिविजुअल इन द डिफाइंड पॉपुलेशन हैव एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल. सिंपली स्पीकिंग कि अगर आपने पॉपुलेशन में से एक सैंपल सिलेक्ट करना है तो अगर हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने का बराबर और इंडिपेंडेंट चांस होगा तो ऐसी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं. और इसकी एग्जांपल जो है वही है कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपने या किसी ने कमेटी डाली हुई है तो जब कमेटी के लिए वो ड्रॉज निकालते हैं तो हर शख्स के सिलेक्ट होने का चांस होता है. एवरी इंडिविजुअल हैज द चांस टू बी सिलेक्टेड. हर शख्स उम्मीद लगाए बैठा होता है कि उसका और मे भी उसका ड्रॉ निकल आए, उसका कुरा निकल आए. तो ऐसी सैम्पलिंग को जिसमें हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने का चांस हो, इक्वल चांस हो, बराबर चांस हो, ठीक है ना, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं. और इसका दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है इंडिपेंडेंट चांस. ये नहीं होगा कि अगर दो सिस्टर्स ने कमेटी डाली हुई तो दोनों का इकट्ठा आएगा या एक का नहीं आया तो दूसरी का भी नहीं आएगा. नहीं, ये इंडिपेंडेंट चांस है, हर एक का इंडिपेंडेंट चांस है और इक्वल चांस है. अच्छा जी, इसमें आगे थोड़ी सी देख लें कि फॉर एग्जांपल हमने टीचर्स की यहाँ पे पॉपुलेशन ले ली है जी. 5,000 टीचर्स हैं और हमने सैंपल उनमें से लेना है 500 टीचर्स का. तो हम क्या करेंगे, वो 5,000 टीचर्स की लिस्ट बना लेंगे. 5,000 टीचर्स है ना, उनकी लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बनाने के बाद उनके नाम के हम कुरे डाल लेंगे, पर्चियाँ डाल लेंगे. और चूंकि हमने 500 का सैंपल बनाना है तो उसमें से 500 जो हैं पर्चियाँ हम निकाल लेंगे तो ये हमारा सैंपल बन जाएगा. इसको हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, कुरा अंदाजी के जरिए करना. कंप्यूटर के जरिए भी ये की जाती है और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के जरिए भी रैंडम सैंपलिंग की जाती है. तो ये बड़ी सिंपल कि आपने कुरा अंदाजी कर लें तो आपके जो सैंपल बनेगा वो क्या कहलाएगा, रैंडम सैंपलिंग, जिसके अंदर हर किसी के सिलेक्ट होने का चांस बराबर होता है. देन देयर इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. अच्छा, स्ट्रेटा कहते हैं गिरोह को. स्ट्रेटा किसे कहते हैं? गिरोह को, ग्रुप को. तो ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर सब ग्रुप्स हों, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी है. चले यहाँ पे चूंकि आगे टीचर्स की मिसाल मैंने दी हुई है तो टीचर की मिसाल ले लेते हैं कि 5,000 टीचर्स हैं और टीचर्स के अंदर जो है सब ग्रुप्स के हैं. प्राइमरी स्कूल टीचर्स भी हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स भी हैं और हाई स्कूल टीचर्स भी हैं. 3 किस्म के टीचर्स हैं.
तो अगर फॉर एग्जांपल हम रैंडम सैम्पलिंग करें और इस 5000 में से 500 टीचर्स का इंतखाब फॉर एग्जांपल हम कुरानंदाजी के जरिए करें, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की थी मैंने, तो हो सकता है सारे के सारे 500 टीचर्स जो हैं वो प्राइमरी टीचर्स निकल आए और एलिमेंट्री और हाई स्कूल टीचर्स उसमें से कुरानंदाजी में आए ही ना। तो जब पॉपुलेशन के अंदर सब ग्रुप्स हों तो फिर हम हर ग्रुप में से इंतखाब करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां आपको बताया 5000 टीचर्स हैं, तो उसमें 3000 प्राइमरी टीचर्स हैं, 1000 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं और 1000 हाई स्कूल टीचर्स हैं। तो अब इसमें से हम सिलेक्शन कैसे करेंगे ताकि सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो? तो हम क्या करेंगे कि 300 प्राइमरी स्कूल टीचर्स का इंतखाब कर लेंगे उसी, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें जहां भी हम सिलेक्शन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सैंपल, जब भी हम पॉपुलेशन में से लोगों का इंतखाब करेंगे तो ये हमेशा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए करना है, हमने कुरानंदाजी के ही जरिए करना है। तो यहाँ पे 5000 टीचर्स हैं, तो हमने सैंपल मुंतखब करना है 500 टीचर्स का, और सब ग्रुप्स क्या हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, एलिमेंट्री टीचर्स हैं, हाई स्कूल टीचर्स हैं। तो क्या करेंगे हम प्राइमरी टीचर्स 300 लेंगे, एलिमेंट्री टीचर्स 100 लेंगे और हाई स्कूल टीचर्स 100 ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 500 का आपका सैंपल। लेकिन ये प्राइमरी टीचर्स जो हम 300 ले रहे हैं, या एलिमेंट्री टीचर्स 100 ले रहे हैं, या हाई स्कूल टीचर्स 100 ले रहे हैं, किस तरीके से लेंगे, ये अगेन हमने कुरानंदाजी करनी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी टीचर्स कितने हैं, 3000, 3000 में से हमने 300 सेलेक्ट कर लेने, कुरे निकाल लेने। एलिमेंट्री टीचर्स कितने हैं, 1000, उसमें से 100 टीचर्स का कुरा निकाल लेना है। और हाई स्कूल टीचर्स कितने हैं, 1000, तो उसमें से भी हमने 100 टीचर्स का कुरा निकाल लेंगे, कुरानंदाजी के जरिए उनकी पर्चियां निकाल लेंगे। इस तरीके से प्राइमरी टीचर 300, एलिमेंट्री टीचर 100 और हाई स्कूल टीचर 100, ये हमारा सैंपल का हिस्सा बनेंगे और ये 500 का सैंपल हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देख लें कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स भी मौजूद हैं, एलिमेंट्री टीचर्स भी मौजूद हैं, हाई स्कूल टीचर्स भी मौजूद हैं सैंपल के अंदर 500 की तादाद में। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की खूबी है कि अगर सब ग्रुप्स हों तो सब ग्रुप्स में से हम इंतखाब करते हैं ताकि कोई ग्रुप पीछे ना रह जाए, कोई सब ग्रुप पीछे ना रह जाए। और ये जो है तमाम ग्रुप से जब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग होगी। फिर है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग वो ग्रुप सैंपलिंग ये वो सैंपलिंग है इन विच ग्रुप इंस्टीट्यूशंस आर रैंडमली सिलेक्टेड रेदर देन इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल्स को पहले नहीं सिलेक्ट किया जाता, यहाँ पे पहले इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लस्टर हम किसे कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं झुरमट, जहाँ पे हमें बहुत सारे टीचर्स मिल जाएं या बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएं तो उसको हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो क्लस्टर्स को पहले हम सिलेक्ट करते हैं। स्कूल क्या हैं, क्लस्टर हैं, वहाँ पे हमें टीचर्स भी मिल जाते हैं, वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, जिसके अंदर पहले हम इंस्टीट्यूशंस का इंतखाब करते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं इसके, तो पहले सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन 5000 टीचर्स की है और हमने सैंपल लेना है 10% का, जो कि कितना है 500 टीचर्स का हमने सैंपल लेना है। तो पहले हम फिर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, स्कूल्स को पहले स्कूल सिलेक्ट करेंगे। तो स्कूल्स हम लिस्ट ऑल द क्लस्टर्स, सब फॉर एग्जांपल क्लस्टर्स की हम एक लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्कूल्स हैं, एस्टिमेट एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स 50 टीचर्स ऑफ पॉपुलेशन पर क्लस्टर। और फॉर एग्जांपल हर क्लस्टर में या हर स्कूल में 50 टीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये 100 स्कूल्स की हमने लिस्ट बना ली और हर स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 50, तो ये 5000 टीचर्स हैं टोटल, ठीक है। तो अब हमने इसका सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, तो 6 स्टेप देखें। नंबर ऑफ स्कूल्स नीडेड, डिजायर्ड सैंपल साइज, डिजायर्ड सैंपल साइज कितना है, हमने 500 हम चाहते हैं कि हमारा सैंपल हो। तो एवरेज क्लस्टर कितनी है हमारी, टीचर्स हर क्लस्टर में कितने मौजूद हैं, 50, इसको 50 से हमने डिवाइड कर देना है। एवरेज क्लस्टर 50 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये कितनी तादाद आई, 10। तो हमने 10 स्कूल्स को सिलेक्ट कर लेना है, कितना, 10 स्कूल्स को सिलेक्ट कर लेना है।
ऑल टीचर्स इन द स्कूल्स, तो 10 में से आपको पता है हर स्कूल के अंदर 50 टीचर्स हैं, तो 10 ज़रब 50 ये 500 का आपका सैंपल सिलेक्ट हो जाएगा। मैं दोबारा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। क्लस्टर सैम्पलिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 500 टीचर्स का इंतखाब करना है, तो आप पहले 10 स्कूल्स का इंतखाब कर लें और उसके बाद हर स्कूल में से 50 टीचर्स ले लें, तो ये आपका जो क्लस्टर सैम्पलिंग आपकी हो जाएगी, सैंपल 500 का आपका सैंपल पूरा हो जाएगा। पहले आपने इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करना है, अदारों को, स्कूल्स को, कितने 10, और फिर उसमें से आपको हमने बताया हुआ है कि हर स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 50 टीचर्स हैं, तो ये आपका 500 का सैंपल पूरा हो जाएगा। इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। देन देयर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिंपली स्पीकिंग, आप 5000 टीचर्स हैं और हमने 500 उसमें से टीचर्स सिलेक्ट करने हैं, तो आप पूरे 5000 टीचर्स की लिस्ट बनाएंगे और हर 10वां मेंबर सिलेक्ट करते चले जाएंगे, तो ये आपका 500 का सैंपल पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने नंबर सिलेक्ट कर, पहले लिस्ट बना लिए सीरियल नंबर 1 से लेके 5000 तक, ठीक है, और आपने टीचर्स के नाम लिख दिए, 5000 टीचर्स के लिस्ट बन गई। हर 10वां टीचर आप लेते जाएं, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो सैम्पलिंग आप करेंगे और 5000 तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 500 टीचर्स का सैंपल जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, इस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट बाय टेकिंग एवरी केथ नंबर। ये केथ नंबर क्या है, इसी को देखते हैं कि ये केथ नंबर क्या है। तो अगर आप चले जाएं स्टेप नंबर 4 पे, तो केथ नंबर इज इक्वल पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज 5000 है और हमने सैंपल कितना रखना चाहते हैं, 500 का, तो डिवाइड कर दें 5000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 10। तो लिस्ट में से हर 10वां नंबर आपने लेना है, लेकिन यहां भी आपने रैंडमली लेना है। रैंडमली कैसे लेंगे कि आप 1 से लेके 10 नंबर तक पूरा अंदाजी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 का डिजिट निकल आता है आपकी कुरान अंदाज में, तो फिर आपने किस तरीके से ये नंबर लेने हैं, चौथा टीचर लिस्ट में से चौथा, 14वां, 24वां, 34वां, 44वां, 54 नंबर, 64, 74, 84, 94, इसी तरीके से आगे सिलेक्ट करते चले जाएंगे और जब 5000 की लिस्ट मुकम्मल होगी तो आपका सैंपल 500 टीचर्स का मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। अच्छा जी, डबल सैम्पलिंग जो है इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन अगर आप रिसर्च की किताब में देखेंगे तो मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन किया है। एक तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ कि पहला सैंपल जो है आपने बड़ा सैंपल ले लिया। फॉर एग्जांपल आपने 1000 या 2000 या 5000 की पॉपुलेशन थी, तो उसमें आपने 1000 लोगों का इंतखाब कर लिया और 1000 से आपने सवालनामे फिल करवा लिए, ठीक हो गया। और मजीद उसकी डेप्थ में जाने के लिए आपने उस 1000 में से भी कुछ लोगों को और 1000 में से भी आपने 100 लोगों को मुंतखब कर लिया और उनसे आपने इंटरव्यू के जरिए मालूमात ले ली ताकि इन डेप्थ मालूमात आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे दो चूंकि आपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, पहले आपने क्वेश्चनेयर दिए हैं, बाद में इंटरव्यू किया है, तो ये डबल सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन बाज राइटर्स ने इसको और अंदाज में लिखा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड इस्तेमाल किया और फिर दूसरा मेथड इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल पहले आपने क्लस्टर सैम्पलिंग इस्तेमाल की कि आपने स्कूल्स का इंतखाब किया, तो स्कूल्स में फॉर एग्जांपल अगर मेल और फीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं तो आपने सैंपल लेना है टीचर्स का, तो आप चाहते हैं मेल टीचर्स भी हैं, फीमेल टीचर्स भी हैं, तो पहले आपने क्लस्टर सैंपलिंग कर ली, उसके बाद आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, तो दोनों मेथड्स को मिला के आपने सैंपलिंग की है, तो ये डबल सैंपलिंग कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद आ गई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहले हम कन्वीनियंस सैंपलिंग की बात करेंगे। Convenience sampling, also referred to as accidental sampling or haphazard sampling, is the process of including whoever happens to be available at the time.
अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अब रिसर्च करना चाहता हूं और ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं जो पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी सीट के लिए इम्तिहान दे रहे हो, किसी भी सीट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो मैं कहता हूँ अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इन्हीं का इंतखाब कर लेता हूँ क्योंकि इनके साथ मेरा राब्ता है। तो ये जो सैम्पलिंग कहलाएगी, ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ठीक है ना, कि जो आपके पास मौजूद हैं आपने वही उन्हीं को सैंपल में सिलेक्ट कर लिया, तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। मैं एक और मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर ट्रेनिंग अदारे में पढ़ाता हूं, तो अब मैं वहां पे एक रिसर्च कर रहा हूं और टीचर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। तो वहां एक टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और 50 या 60 या 70 टीचर्स वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बजाय इसके कि मैं मुख्तलिफ शहरों से सिलेक्ट करूँ, ये चूंकि यहाँ पे आ गए हैं तो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग आल्सो रेफर्ड एज जजमेंट सैम्पलिंग is the process of selecting a sample that is believed to be representative of a given population. अच्छा, पर्पसिव सैम्पलिंग ये है कि जो रिसर्चर की जजमेंट की बुनियाद पे वो जिन लोगों का इंतखाब कर ले। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है कि पॉपुलेशन में से जो रिसर्चर है वो समझे कि इन लोगों को, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो एमए इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि ये सवालनामे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे, तो एमए इंग्लिश वाले जो हैं इनको मैं सैंपल के तौर पे ले लेता हूँ। तो ऐसी सैम्पलिंग जो रिसर्चर की जजमेंट की बुनियाद पे हो उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। कोटा सैम्पलिंग में कुछ नहीं है। कोटा सैम्पलिंग में मुख्तलिफ कोटाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें रूरल टीचर्स का इतना कोटा होगा, अर्बन टीचर्स का इतना होगा, तो इस कोटे के हिसाब से हम उतने ही अफराद उस अर्बन या रूरल एरिया से ले लेते हैं। इसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा जी, स्नोबॉल सैम्पलिंग ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज में गए हों और वहाँ पे कोई आप देखते हैं कि जब वहाँ पे बर्फबारी होती है तो लोग उसमें वो खेल रहे होते हैं और बर्फ़ की बॉल्स बनाते हैं, उसको लुढ़का देते हैं। तो आप जानते हैं कि बर्फ़ का गोला जब आप लुढ़काते हैं तो स्नो फॉलिंग के दौरान वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसके साथ बर्फ़ के पार्टिकल्स लगते जाएंगे और वो बड़ा होता जाएगा। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग वो है जिसमें हमें जो सैंपल है उसके मेंबर्स मिलते नहीं है। फॉर एग्जांपल हम पीएचडी कहते हैं जी, जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है उनका हमने उनके ऊपर रिसर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल तो इतने सारे फॉर एग्जांपल आपके लिस्ट में नहीं है, जानने वालों की लिस्ट में नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कहते हैं अच्छा एक पीएचडी वाले को मैं जानता हूँ। आप उसके पास जाते हैं, उससे डाटा लेते हैं, सवालनामा उसको देते हैं, उससे फिल करवाते हैं या उससे इंटरव्यू लेते हैं। उससे पूछते हैं जी आप किसी दूसरे ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने पीएचडी की हो? तो जाहिर सी बात है उसके रेफरेंस में एक दो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पीएचडी की होगी। तो उनसे एड्रेस लेके आप उनके पास पहुंचते हैं, तो उनसे भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी आप फर्दर किसी को जानते हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई हो? तो इस तरीके से आप लोगों तक पहुंचते जाते हैं और अपना सैंपल मुकम्मल करते हैं। इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा जी, मेजरमेंट स्केल्स, इस पे भी कुछ सवाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं एक दो चीज़ें ही इसमें पूछी जाती हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेजरमेंट स्केल्स जो हैं वो 4 किस्म के हैं। नंबर 1 इज़ नॉमिनल स्केल। तो अ नॉमिनल स्केल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये लोएस्ट लेवल है इसका। सच अ स्केल क्लासिफाइज पर्सन और ऑब्जेक्ट इनटू 2 और मोर कैटेगरीज। इसके अंदर जो पर्सन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेजरमेंट और कुछ नहीं है बल्कि क्लासिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं उसके हम मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ट्रू कैटेगरीज में आता है मेल एंड फीमेल। जाहिर सी बात है अगर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसका हिस्सा हैं तो वो किसी एक कैटेगरी में जाएंगे, मेल एक कैटेगरी में जाएंगे, फीमेल दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। तो इस किस्म की जो जिसके अंदर कैटेगरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, अफराद को मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो बांट दिया जाता है। तो ऐसी जो मेजरमेंट है उसको नॉमिनल स्केल कहते हैं जी।
फिर है ऑर्डिनल स्केल. An ordinal scale not only classifies subjects but also ranks them in terms of degree to which they possess a characteristic of interest. ये सिर्फ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई नहीं किया जाता, बल्कि उनकी रैंकिंग भी की जाती है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है. तो फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे ऐसा शख्स जिसकी हाइट 6.2 फीट है, 6 फीट एंड 2 इंचेस है, फिर दूसरे नंबर पे 6 फीट 1 इंच, फिर 5 फीट 11 इंच, फिर 5 फीट 7 इंच. तो इस तरीके से रैंकिंग कर दी जाती है. ऑर्डिनल स्केल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रैंकिंग. पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे कौन है. लेकिन एक चीज याद रखें, जो पहले नंबर और दूसरे नंबर पे है उसमें देखें फर्क एक डिग्री का है, लेकिन जो दूसरे और तीसरे में जो फर्क है वो 2 डिग्री का है. तो यहाँ पे रैंकिंग जरूर मौजूद है, लेकिन वो बराबर रैंकिंग नहीं है, यानी कि जो फर्क जो है वो बराबर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टेस्ट की बात कर लूं तो पहले नंबर पे 80 नंबर लेने वाला तालिब इल्म है, दूसरे नंबर पे 75, तीसरे नंबर पे 74 नंबर लेने वाला. दूसरी और तीसरी पोजीशन में 1 नंबर का फर्क है, लेकिन पहली और दूसरी पोजीशन में 5 नंबर का फर्क है. तो ये ऐसी रैंकिंग जो है, ये इसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं. इंटरवल स्केल. An interval scale has all the characteristics of nominal scale and an ordinal scale, but in addition it is based upon predetermined equal intervals. लेकिन इसके दरमियान जो इंटरवल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. इंटरवल्स जो हैं वो बराबर होते हैं. पहले इंटरवल्स बराबर नहीं थे, अब इंटरवल्स बराबर हैं. दूसरी बात जो है, फॉर एग्जांपल 30 और 40 में वही फर्क है जो 50 और 60 में है. 81 और 82 में वही फर्क है जो 82 और 83 में है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? इंटरवल स्केल का, कि यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल हैं. और दूसरी बात यह है, इंटरवल स्केल हाउएवर डू नॉट हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट. इसका ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल हमने मैथमेटिक्स का एक टेस्ट लिया है और बच्चे के नंबर आए हैं 0 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं आता. ठीक है ना? ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है इसका. तो इससे क्या मुराद होगी? हाँ, जो आपने पूछा गया वो नहीं आता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं आता. इसका मतलब है इट हैज नो ट्रू जीरो पॉइंट. इसके दो ही कैरेक्टरिस्टिक, इक्वल इंटरवल और दूसरा डू नॉट हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट. आगे चलते हैं जी. लास्ट इसकी जो टाइप है दैट इज रेशो स्केल. रेशो स्केल जो है इट हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज उस एक चीज है, उसका वेट है 1 kg, और अगर वो फॉर एग्जाम्पल वहां से उसका जो ट्रू जीरो पॉइंट क्या होगा? वेटलेस, कि उसका कोई वजन नहीं है. ठीक है ना? अगर आपने तराजू में कोई चीज नहीं रखी हुई तो कोई वजन नहीं, ऊपर आपने 1 किलो का वजन रख दिया है तो उसका मतलब 1 किलो वजन है. ठीक है? स्पीड अगर है तो है, अगर नहीं है तो 0 स्पीड है. ठीक है? तो इट हैज ट्रू जीरो पॉइंट. और दूसरी बात जो है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ रेशो. कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक शख्स का कद या एक बच्चे का 2 फुट है, दूसरे का 4 फुट है, तो हम कहते हैं कि इसका कद इसकी निस्बत दुगना है, या इसका कद पहले की निस्बत आधा है. तो इसको हम रेशो स्केल के अंदर जो है रेशियोज में इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ 2 बात आपने जहन में रखनी है कि रेशो के अंदर जो हम बात करते हैं, और दूसरी बात है इट हैज ट्रू जीरो पॉइंट. ये चीज आपने याद कर लेनी है. अच्छा जी, ये छोटा सा टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल किसे कहते हैं. तो जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि लेसन बनाने से पहले, लेसन डिलीवर करने से पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं और उसके मुताबिक लेसन को डिलीवर करते हैं. और जो लेसन आप प्लान करते हैं उसको हम लेसन प्लान ही कहते हैं. ठीक है ना? लेसन डिलीवर करने से पहले जो है, जो आप राइट अप कर लेते हैं वो क्या कहलाता है?
लेसन प्लान। इसी तरीके से रिसर्च को भी कंडक्ट करने से पहले हम एक अब लिखते हैं कि हमने रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है, तो उसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। रिसर्च करने से पहले अगर हम लिखें कि हम रिसर्च कैसे कैसे करेंगे, तो ये जो राइटअप है इसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, इसको साइनॉप्सिस भी कहते हैं, इसको रिसर्च प्लान भी कहते हैं। आमतौर पे ये फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, मेथड, सब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट, डिजाइन, प्रोसीजर, डाटा एनालिसिस, टाइम शेड्यूल एंड बजट। ये जो है स्टेप्स हैं किसके, ये स्टेप्स हैं रिसर्च प्रपोजल के। तो रिसर्च प्रपोजल को क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस भी कहते हैं और रिसर्च प्लान भी कहते हैं, और रिसर्च करने से पहले इसको लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट की। तो रिसर्च, आपको मैंने अभी बताया है कि रिसर्च साइनॉप्सिस पहले लिखा जाता है, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लान भी कहते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट जो है ये रिसर्च करने के बाद लिखी जाती है। रिसर्च रिपोर्ट कब लिखी जाती है, रिसर्च जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद कि आपने क्या कुछ किया है, तो वो जो आप लिखेंगे वो क्या कहलाएगी, रिसर्च रिपोर्ट। इसका फॉर्मेट कैसे लिखी जाती है, एक चीज़ याद रखें, इसका जो फॉर्मेट है या लिखने का जो स्टाइल है वो आमतौर पे एपीए मैनुअल के मुताबिक हम लिखते हैं। एपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन ने एक मैनुअल डेवलप किया हुआ है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाएगी तो उसका तरीक़ाकार या उसका फॉर्मेट ये होगा। तो आमतौर पे एपीए मैनुअल को हम फॉलो करते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, जब उसका फॉर्मेट हम लिखते हैं। और भी मैनुअल्स हैं लेकिन ज़्यादातर एपीए का मैनुअल जो है वो यूज़ होता है। हाँ जी, जब रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है तो इसके 3 हिस्से होते हैं जी। नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी पेजेस, नंबर 2 इज मेन बॉडी एंड नंबर 3 इज रेफरेंस सेक्शन। कितने हिस्से होते हैं, 3। प्रिलिमिनरी पेजेस क्या होते हैं, फॉर आगे चलते हैं, जो टाइटल पेज, इनर टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट्स, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अप्रूवल शीट, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे प्रिलिमिनरी पेजेस हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है, मेन बॉडी ऑफ द फॉर्मेट। और मेन बॉडी ऑफ तो इसके अंदर कौन से चीजें जो है डिस्कस करते हैं, इसके अंदर 5 सेक्शन है। मेन बॉडी के अंदर 5 चैप्टर भी कह सकते हैं। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर किसी का इंट्रोडक्शन का है, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, assumption, hypothesis, limitation, delimitation, method और definition of terms आती हैं। ये पहला चैप्टर है, और ये मैंने जो बयान किए हैं ये इसकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। चैप्टर 2 जो है उसका ताल्लुक रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से है। ठीक है, और चैप्टर 3 का ताल्लुक जो है रिसर्च प्रोसीजर के साथ है। इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, पॉपुलेशन सैंपल, डेवलपमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पायलट टेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, स्कोरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 4 का ताल्लुक एनालिसिस ऑफ डाटा है, टेबल्स बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म का आप स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर, कहीं पे आप परसेंटेज अप्लाई करते हैं, एवरेज निकालते हैं, टी टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ डाटा ये चौथा चैप्टर है। और 5वें चैप्टर का ताल्लुक रिजल्ट और डिस्कशंस के साथ है। इसके अंदर समरी होती है, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस आती हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है रेफरेंस सेक्शन में कहलाता है। इसमें जो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 इज़ रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी। ये आप किताब के आखिर में देखते हैं कि वो किताबों के हवाले दिए जाते हैं, इसको कुतुब के हवाला जात भी कहते हैं। और अपेंडिसेस, कुछ चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनेयर है या इंटरव्यू शीट है, वो हम, या लिस्टें हैं, या बच्चों के जो रिसर्च के दौरान जो टेस्ट लिए हैं उसके मार्क्स हैं, तो ऐसी चीज़ें हम अपेंडिसेस में लगाते हैं जी। और इंडेक्स, बात कर इंडेक्स भी लिखते हैं। इंडेक्स के अंदर जो है वो जो कुछ जो टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह दी जाती है। इंडेक्स या टर्म्स के पेज वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको इंडेक्स कहते हैं। ये 3 हिस्से थे जी रिसर्च रिपोर्ट के। अब हम थोड़ी सी दो तीन टर्म्स हैं
उसको हम देखते हैं जो रिसर्च में इस्तेमाल होती हैं और आमतौर पे बाज़ वक़्त पूछ भी ले जाती हैं, जस्ट लाइक एजम्पशन। तो जस्ट आपने सिर्फ ये याद रखना, एजम्पशन वो स्टेटमेंट होती है जिसको टेस्ट नहीं किया जाता, जिसको टेस्ट नहीं किया जाता, बस इतना सा। हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट है जिसको टेस्ट किया जाता है। लिमिटेशन वो कंडीशंस हैं जो हम रिसर्चर के कंट्रोल से ही बाहर हैं। लिमिट यानी रिसर्चर अगर कुछ काम करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। दीज आर द कंडीशंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर, बस इतना याद रखना है लिमिटेशन। डिलिमिटेशन जो है ये वो बाउंड्रीज हैं जो रिसर्चर खुद जो है वो ड्रॉ करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि रिसर्च के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था रिसर्च के अंदर हमने बात की थी पॉपुलेशन 5000 है। देखें अब जो रिसर्चर है वो 5000 जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के वहां तक जा सकता है, लेकिन वो कहता है जी मैंने टाइम इतना मेरे पास नहीं है, मैं इतनी एफर्ट्स नहीं लगा सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसमें से चंद सौ लोगों का इंतखाब कर लेता है। हालांकि वो 5000 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं 500 लोगों का इंतखाब करता हूँ, इन्हीं के ऊपर रिसर्च करूंगा। दिस इज डिलिमिटेशन। ये वो बाउंड्री है जो जो रिसर्चर खुद लगाता है कि मैं कर सकता हूँ 5000 के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम सेव करूंगा, अपनी एफर्ट्स और मनी सेव करूंगा, और मैं 500 के ऊपर ही काम करूंगा। दिस इज डिलिमिटेशन। और लिमिटेशन वो कंडीशन है जो रिसर्चर के दायरे अख्तियार से बाहर है। अच्छा जी, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या फ़र्क है। जिन लोगों ने थीसिस किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, वो थीसिस के आखिर में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिखते हैं, जिसके अंदर किताबों के हवाले देते हैं जो जो उन्होंने कंसल्ट की होती हैं, जिन जिन किताबों से उन्होंने लिटरेचर रिव्यू लिया होता है। तो उस समटाइम्स बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है, समटाइम रेफरेंस लिखा जाता है। तो बिब्लियोग्राफी जो है, अगर आपने वो दोनों किस्म की किताबें लिख दी हैं, एक तो वो जिसके अंदर से आपने मटेरियल कोट किया है चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू के अंदर, उन किताबों की लिस्ट लिखते हैं। साथ आप उन किताबों की लिस्ट भी साथ शामिल कर देते हैं जिनसे आपने कोई मटेरियल तो नहीं लिया लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा है। तो अगर ये दोनों किस्म की किताबें आप लिखेंगे तो ये बिब्लियोग्राफी कहलाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ जिनको कोट किया गया है चैप्टर 2 में, जहां से मटेरियल लिया गया है जिन बुक से, सिर्फ उन किताबों की लिस्ट बनाएंगे तो इसको रेफरेंस कहते हैं। अच्छा जी, अपेंडिक्स के अंदर मैंने पहले भी बताया टेस्ट हैं, क्वेश्चनर्स हैं, लेटर्स हैं, लिस्टें हैं, ये रखी जाती हैं। इंडेक्स में जो है वो क्या है, अल्फाबेटिकली जो है कुछ टर्म्स होती हैं और फिर साथ उनके पेज नंबर दिए जाते हैं कि ये टर्म्स जो हैं इस पेज के ऊपर मौजूद हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको हमने स्टडी किया है। तो आखिर में बस इतना ही देख लें कि बिब्लियोग्राफी लिखने का स्टाइल क्या है। तो सबसे पहले ऑथर का नेम लिखते हैं, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल ऑफ द बुक, एडिशन ऑफ लिखते हैं कि एक है, एक से ज़्यादा, वॉल्यूम कितने हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर क्या है। तो ये नीचे जो है जो रेफरेंस में इस तरीके से लिखते हैं। पहले हम नाम लिखते हैं राइटर का, वेजी जे, ठीक है ना। और वो भी नाम भी जो पहला हरफ होता है उसके नाम का, उसको बाद में लिखते हैं और दूसरे नाम को पहले लिखते हैं, और पहले वाला का सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जे जिस तरह लिखा हुआ ना, वेजी जे। 1967 ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये किताब का नाम है। फिर जिस जगह से ये शाये हुई वो न्यूयॉर्क है। और फिर पब्लिशिंग कंपनी जो है या पब्लिशर MC ग्राहिल। तो ये जो है बिब्लियोग्राफी लिखने का एक तरीका है जी। हाँ जी, रिसर्च के हवाले से जी हमने आज 2 दिनों में रिसर्च का पूरा कंपोनेंट मुकम्मल किया है। होपफुली कि कोई इसमें टॉपिक रह नहीं गया, लेकिन अगर कोई रह भी गया होगा तो इंशाल्लाह उसको फिर किसी टाइम हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।